हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 17। जो हमारा चैप्टर 17 है वो क्या है? वन, हमारी जीवन रेखा। आज हम जानेंगे कि वन और हमारी जीवन रेखा के बारे में, कि वन कैसे हमारी जीवन रेखा है। एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे तो प्रोफेसर अहमद ने एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर के बेरोजगारी समस्याओं पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ। अब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। प्रस्ताव का विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे फेफड़े हैं, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि बच्चे वन नहीं देखा होगा। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। अब हम देखते हैं 17.1 वन भ्रमण। एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंडलेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ एक गांव के समीप वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती है। फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे ही स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सके। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि आवरण, जैसे हम देख सकते हैं, क्या है, एक हमारा वन का दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमको दूर दूर तक कोई जमीन नहीं दिखाई दे रही है। यद्यपि आवरण सामान्य रूप से हरा नहीं था। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? कुछ वन्य जंतु दिखाई दे रहे हैं हमको। वहां का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफी तरोताजा और प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि यह वहां की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहां विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनियां या चेतावनी देते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि सूकर, वारा या गौर, बाइसन, गिद्धड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन में अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था, कि वनों में क्या करते हैं? आवास करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, वन एक आवास है। यहाँ पर कई सारे जीव जंतु रहते हैं। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय आवास प्रदान करता है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, क्या दिखाई दे रहा है हमको? नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, बांस दिखाई दे रहे हैं हमको, और यहाँ पर हम देख सकते हैं शीशम, और ये हमारा सेमल। वनों में पाए जाने वाले कुछ पादप हैं जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नील, पलास, अंजीर, खेर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, शाख और घास पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विषर्पी लताएं, आरोही लताएं भी लिपटी हुई थी।
वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य की किरणें मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रही थी, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था। क्रियाकलाप 17.1 अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई है जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया हो। आपकी सूची में काष्ठ से बनाई गई अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां, फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि पादप जड़ी बूटियों भी वनों से प्राप्त उत्पाद है। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौध में विकसित होने वाले अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वृक्ष का शाखी भाग तने से ऊपर उठ जाता है और शिखर कहलाता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था, कुछ वन्य उत्पाद दिखाई दे रहे हैं हमें, लकड़ी की मूर्ति, मोरी, लाख, गोंद और कत्था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, शहद, जो मधुमक्खी द्वारा मकरंद को इकट्ठा करके बनाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हमें शिखर के आकार दिखाई दे रहे हैं पादपों में। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं इस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि यह वितान कैनोपी कहलाता है। चित्र क्रियाकलाप 17.2 अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए, उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों तथा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषताएं जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों को सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर चित्र में बनाइए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण से किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर 36 परतें बनी होती है। इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं जिनके नीचे झाड़ियां, ऊंची घास की परतें होती है और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूजो ने पूछा। प्रोफेसर अहमद ने कहा, नहीं, विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती है। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं वन में वितान और उसके नीचे के तल, ये शिखर दिखाई दे रहा है और ये अधोतल हमको दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नजदीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों, वस्त्रों पर बीज और झाड़ियां चिपक गई। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि में सड़ गल रही शैमान पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियां, गिलहरियां, चींटे और विभिन्न जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वहां सूखी और शैमान पत्तियां, फल, बीजों और टहनियों जैसे छोटे शाखों से ढकी हुई थी। शैमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपना संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्र कर ली। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। क्या शैमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। हम देख सकते हैं वन भूमि की सतह, एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? जो हमारा गड्ढा है वो क्या भीतर से गर्म हो जाता है? पहेली ने पूछा। वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्ष काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया, तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृत पोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं।
सभी जंतु, चाहे वो शाकभक्षी हो अथवा मांसभक्षी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेता है, और मेंढक को सर्प खा लेता है। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। घास, कीट, मेंढक, सर्प और उकाब, गरुड़। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर करता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलेंस से देखने के लिए कहा। उन्हें 6 मान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपीडों, सहस्त्रापादों, चीटों, भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और भी है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको क्या दिखाई दे रहा है, वन में पादप, मृदा और अपघटों का परस्पर संबंध। ये क्या है, पोषक, यहाँ पर अपघटक, मृदा और ये जल, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे चक्र चल रहा है वनों में पादप और अपघटों के बीच संबंध का। सूक्ष्मजीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव क्या खाते होंगे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि मृत पादप और जंतुओं की ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ के परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हुमस कहते हैं। हुमस के बारे में अध्याय 9 में पढ़ा था। आपको मृदा की कौन सी परत में हुमस मिलता है, मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को हुमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्मजीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि में हुमस की परत को खोज निकाला। हुमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों को मूलों अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता होगा। टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गीदों और कौवों, गिद्धड़ों और कीटों का भोजन बन जाता है। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यहाँ नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर जंतु, और ये क्या हो रहा है, CO2 तथा पादप। तो हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र देख सकते हैं। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूजो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती है तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता है। टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले लोग वहाँ के अनेक औषधि पादपों के बारे में जानते हैं। बूजो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, वन में हिरण, ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती है।
टीबू ने यहाँ भी ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। बूजो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की और एक बड़ी शैमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर उनके अनेक भृंग कैटरपिलर लार्वा पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये नवोद्भिद कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को परिकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का शायमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। यह सुनने के बाद बूजो ने अपनी नोटबुक में नोट किया, पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों, यहाँ हम देख सकते हैं दीवार पर उगा एक पौधा हमको दिखाई दे रहा है। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अब घटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन के जीवन क्षमता से भरपूर है। अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। यह हमको दिखाई दे रहा है वर्षा जल की बूंदें वृक्षों के धीमे धीमे टपकती और भूमि अंतरास्थापित हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको क्या दिखाई दे रहा है, वर्षा होती हुई दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर से क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन या वाष्पन। संवर्त वितान और वनस्पति के अनेक परतें वर्षों की बूंदों की चाल को कम कर देती है। क्षयमान सामग्री से ढकी भूमि स्पंज की भांति प्रतीत होती है। मूल तंत्र जल की भूमि अंतरास्थापित होने में सहायक होती है। और यहाँ पर मूल तंत्र और भौम जल स्तर, जैसे कि हम देख रहे हैं वनों में क्या होता है, धीमी गति से वर्षा का जल आता है जो क्या हो जाता है, भौम जल में परिवर्तित हो जाता है। वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखाओं पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अभी भी सूखी थी। लगभग आधे घंटे के बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बूजो मन ही मन सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उनके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गए होते। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमको ये कुछ वन और ये कुछ चित्र हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम ये हमें और भी दिखाई दे रहे हैं चित्र, हम ये सभी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर वन नहीं होते तो क्या होता, अब हम देखेंगे। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिल पाएगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती, जिससे बाढ़ आती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। सोचिए, हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर वन नहीं होंगे तो क्या होगी, हमारे यहाँ पर बाढ़ आ सकती है और हमारा जीवन खतरे में हो सकता है। जब आपके शहर में तेज वर्षा होती है तो क्या होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करती है और अंतरास्रावित होने देते हैं। यह वर्षा भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं।
लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। लौटते समय टीबू ने गांव के 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफी सुहाना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है, यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है क्योंकि वन वहां से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ने गाँव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गाँव कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्षों वनों को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यहाँ वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों और इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्त होते जा रहे हैं। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा है और वहाँ पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर है। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम ले तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखते हैं। वन औषधि पादपों, काष्ठ और अनेक उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए संभव प्रयास करते रहना चाहिए। यदि वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा? अब हम कुछ प्रमुख शब्द देखते हैं। वृक्ष वितान, वृक्ष शिखर और अपघटक, हुमस, पुनर्जनन, बीज प्रकीर्णन, मृदा अपरदन, अधोतल और वन अपरोपण। अब हमने कुछ शब्द देख लिए। अब हम देखते हैं इसका सारांश क्या है। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतु और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियों की सबसे नीचे की परत बनाती है। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि के लिए उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।